not without democratic. बिल्कुल रमेश जी, और ये हम देख भी रहे कि वहां पर जो डिमांड है स्वतंत्र भी रहे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की हो रही है। लेकिन मनीष हमारे साथ आएंगे, रमा जी आपके पास फिर से। मनीष ये बताइए, जो जगन्नाथ जी दावा कर रहे हैं कि देखिए होता रहता है, ऐसा नहीं है कि दिक्कत है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है, आगजनी हो रही है, 2 लोगों की मौत हो गई है, क्या वाकई वही हालात है या फिर इस वक्त दिक्कत बहुत ज्यादा हो गई है नेपाल में? नहीं, देखिए हालात तो खराब है ही, लेकिन फिर वही बात है कि नेपाल में किसकी सरकार बनेगी, सरकार का क्या मॉडल होगा, ये तो नेपाल के लोग ही बता सकते हैं। एक पड़ोसी मुल्क के नाते भारत और भारत के लोग यही चाहते हैं कि नेपाल में शांति आए, समृद्धि आए और नेपाल तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। दिक्कत यह है कि बीते 17 साल में 13 सरकार आई, कोई भी सरकार फुल टर्म को कर नहीं पाई है, पूरा नहीं कर पाई है। तो इसकी वजह से नेपाल के लोगों में एक असंतोष है, नेपाल के लोगों की अपेक्षाओं पर उनकी सरकार खड़ी नहीं हो पाई है। राजनीतिक नेतृत्व को उस तरह से व्यवहार करना चाहिए, जैसे अभी देखिए TV9 पर 3 अलग अलग धड़े के लोग मौजूद हैं, वैसे उनको बात करनी चाहिए। जो लोग राजा के समर्थक हैं उनके लिए आदर्श व्यवस्था है कि ब्रिटेन की व्यवस्था, जहां पर राजा भी है लेकिन ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है। तो बहुत से लोग चाहते हैं कि नेपाल में ऐसा मॉडल हो। दिक्कत यह है कि नेपाल में जो सरकार में लोग हैं, जो बीते 17 साल में ज्यादातर, वो दरअसल महाशक्तियों के हाथ में खिलौने हो जाते हैं। कभी कोई चीन के दबाव में आ जाता है, कभी कोई अमेरिका के दबाव में आ जाता है, या फिर किसी भी तरीके से किसी दबाव में काम करता है। मकसद होना चाहिए नेपाल के लोगों की भलाई का, और नेपाल के लोगों की भलाई अगर राजा की बहाली में तो अच्छी बात है, नेपाल की जनता तय करे, और नहीं तो मुझे लगता है कि कोई भी मुल्क अब पीछे नहीं जा सकता है। वो पूरी तरह से राजतंत्र में नहीं जा सकता, लेकिन कोई मॉडल ऐसा जरूर होगा जिससे कि नेपाल की जनता को शायद उसी मॉडल की बात भी की जा रही है जो दावे किए जा रहे हैं। अनंत अनुराग हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, देखिए नेपाल की संसद के पास ही है। अनंत, इस बात की संभावना कितनी लग रही है कि राजा ज्ञानेंद्र की गिरफ्तारी हो जाएगी, पासपोर्ट उनका रद्द कर दिया गया है, उन पर फाइन लगा दिया गया है, और अब बात हो रही है कि आज प्राइम मिनिस्टर ओली कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो आज क्या बड़ा हो सकता है काठमांडू में पार्लियामेंट में? देखिए, फिलहाल तो प्रधानमंत्री को घेराबंद किया गया है संसद में। पॉलिटिकल पार्टी सब जो है बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं प्रधानमंत्री को। आज जो है संसद में एक एक सांसद जो प्रश्न उठाए हैं 28 मार्च को घटनाओं को लेकर, उन सारे प्रश्नों को उत्तर भी देना होगा। और 2 चीजें जो है आज प्रधानमंत्री को सख्ती से जो है क्लियर करना होगा। एक तो प्रधानमंत्री को आज ये क्लियर करना होगा जो 28 मार्च को घटना हुआ, उस घटना को बल से कंट्रोल करेंगे और विचार से कंट्रोल करेंगे या शांतिपूर्वक कंट्रोल करेंगे। इस चीज को आम जनता के बीच और संसद के रोस्टर में खड़ा होकर प्रधानमंत्री को जवाब देना है। लेकिन एक चीज बात क्या तय है, जनता का गुस्सा व्यवस्था के लेके है या अवस्था के लेके है, इस चीज के बारे में हम लोग को क्लियर करना होगा। अभी सड़क पे बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो इस व्यवस्था के विरुद्ध से ज्यादा आम लोगों की जीवन में जो सारे एजेंडा है, कॉमन एजेंडा होती है आम जनता की, उस एजेंडा को फुलफिल नहीं कर पाने के कारण से जो डिलीवरी का समस्या है सरकार की, उसको लेकर आम जनता सड़क पे आई है ज्यादातर। एक तरफ मौजूदा व्यवस्था को लेकर जो शिकायत है वो है, और दूसरी तरफ आम लोगों के जो मुद्दे हैं वो भी है। क्या ये दोनों मिलकर इस प्रोटेस्ट को, क्या ये दोनों इश्यूज मिलकर इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं? ये सबसे अहम सवाल हो जाता है। और देखिए नेपाल में और हालात कितने बिगड़ सकते हैं। पूर्व राजा को लेकर नेपाल सरकार का दावा क्या है? हिंसा की साजिश पूर्व राजा ने ही रची, नेपाल सरकार ये कह रही है। पूर्व राजा पर यह आरोप लगाया जा रहा है। तो आप देखें, नेपाल की जो मौजूदा सरकार है, केपी शर्मा ओली सरकार, उसकी तरफ से कहा क्या गया है, जो पूर्व राजा हैं ज्ञानेंद्र शाह, उनकी तरफ से पूरी साजिश को रचा गया। इसके बारे में पूरी जानकारी क्या है ये आपको बता दें। नेपाल में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, गिरफ्तार होंगे पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह। सरकार का दावा क्या है? पूर्व राजा हिंसा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। ज्ञानेंद्र संविधान विरोधी गतिविधि में शामिल हैं। असंवैधानिक कार्रवाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे किसी आंदोलन को पनपने नहीं दिया जाएगा। देश की सुरक्षा के लिए हम सब एकजुट हैं, यह दावा किया गया है। फॉर्मर एम्बेसडर सुशील कुमार सर, मेरा सवाल आपसे यह है, जो मौजूदा हालात है, बीच में भी ऐसा हुआ जब वहां पर राजतंत्र को लेकर, राजशाही को लेकर मांग उठी है, लेकिन इस बार जैसे हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वेलकम किया गया ज्ञानेंद्र शाह का काठमांडू एयरपोर्ट पर। क्या लगता है कि हालात कितने बदले हुए हैं, और अगर गिरफ्तारी करती है नेपाल की सरकार तो स्थिति कहां तक जा सकती है? देखिए, ऐसा है करुणा कि जो है भारत जो चाहेगा कि नेपाल में शांति रहे, क्योंकि हमारे संबंध बहुत पुराने हैं नेपाल के साथ में। जो वहाँ हो रहा है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है,
ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये जन आक्रोश हो रहा है कि क्योंकि वहाँ जो है जो कह रहे हैं कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ, 17 साल में जो है 13-14 गवर्नमेंट बनी, और आम आदमी क्या चाहता है कि उसको रोटी कपड़ा मकान मिले। तो उसकी जो है उसको जो एक आक्रोश है, क्योंकि जब ये डेमोक्रेसी वहां पर आई थी तब ये बहुत उम्मीदें के साथ आई थी कि आम जनता को बहुत फायदा होगा और जो है उनका जो डेवलपमेंट है, जो उनकी प्रोग्रेस है वो होगी। लेकिन क्योंकि नई डेमोक्रेसी है तो उसके अपने अपने चैलेंज होते हैं, तो उसकी वजह से जो लोगों में बहुत आक्रोश आ गया है और जो राजा हैं वो एक वो बन गए हैं, जैसे होता है कि एक फिगर बन गए हैं कि वो राजा के आने से हो सकता है कि सुधार आ जाए। तो उनके पास दो ही ऑल्टरनेटिव है। आंदोलन करने वालों के लिए उम्मीद का चेहरा एक तरीके से इस वक्त राजा के रूप में दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन संजय भारद्वाज सर, एक चीज भारत के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहले श्रीलंका में ऐसे ही सड़कों पर उतरी भीड़ ने वहां पर तख्ता पलट किया, आपने देखा हालात क्या हुआ। उसके बाद हम बांग्लादेश में देखते हैं, अब एक और पड़ोसी देश है हमारा नेपाल, जहां पर यह स्थिति नजर आने लगी है, लोग सड़कों पर हैं। ये सिचुएशन 3 पड़ोसी देशों में भारत के लिए कितनी चिंता की बात है, और क्या वाकई में कोई फॉरेन एलिमेंट हो सकता है जो सिलसिलेवार तरीके से इन देशों को डिस्टेबलाइज कर रहा है? देखिए, मैं रवि पहले मैं नेपाल के संदर्भ में 2-3 बातें रखना चाहूँगा। 250 साल का जो इतिहास है, उलट पुलट का इतिहास है, उसमें भी राणा तंत्र 104 साल तक राज किया और राजशाही को नकारा। उसके बाद 1950 से अभी तक 5 संविधान नेपाल दे चुका है। 5वां संविधान भी डिस्प्यूटेड था कि प्लेन के लोग हैं, मधेसी हैं, उनको शामिल ठीक से नहीं किया गया, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। अब आप ये देखिए, लड़ाई जो थी राजतंत्र में थी कि हिली और जो प्लेन के लोग हैं उनके बीच में लड़ाई थी, लेकिन जो ये दूसरा राजतंत्र का रूप आया केपी ओली और प्रचंडा के माध्यम से कि उन्होंने भी जो प्लेन के लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया और लोगों में एक आक्रोश बढ़ा। पहली बात तो ये जो भेदभावपूर्ण नीतियां हैं जो लोगों के साथ में की जाती है, वो श्रीलंका में भी राजपाक्से ने एक तरीके से नेपोटिज्म और कुछ ही लोगों को फायदा पहुंचाया। बांग्लादेश में भी कुछ हद तक इस लोग नाराज थे, ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज हो गई। यहां पर भी केपी ओली और प्रचंडा ने, जो हिल के लोग हैं, खासकर जो केपी ओली है, उन्होंने अपना एक वोट बैंक बना दिया और उन्होंने आम जन जो है, खासकर जो प्लेन के लोग हैं, उनको नकारा। और उसी की वजह से ये कारण है कि वहां पर राजतंत्र की बात कहने लगे, क्योंकि राजा को विष्णु का अवतार माना जाता है और राजा को एक तरीके से लोगों का एक भाव राजा के प्रति हमेशा रहा है। तो उम्मीद की किरण देख रहे हैं कि राजतंत्र के माध्यम से लोकतंत्र, जो 1990 का संविधान था, वो यही था कि लोकतांत्रिक राजतंत्र हो और उसके माध्यम से वहां पर जनता की जो ग्रीवेंसेज है उनको पूरा किया जाए। भारत का जहां तक संदर्भ है, भारत हमेशा से, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, हम डेमोक्रेटिक लिबरल फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं और वहां भी आज भी चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेट करें और लोगों को एक तरीके से कभी चाइना की गोद। बिल्कुल। और सर, यही जो भारी असंतोष है, इस वजह से वहां पर अब एक बार फिर से जो ज्ञानेंद्र शाह है, पूर्व राजा, उनके समर्थन में लोग उठ खड़े हुए। एक और बड़ी खबर का सर हम रुख कर रहे हैं। काठमांडू में राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हुई है। 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए हैं। 28 मार्च को काठमांडू में हुआ था हिंसक प्रदर्शन, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे, 2 लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया था। तो अब देखिए, बड़ा सवाल क्या है। सवाल यह है कि नेपाल में क्या लौटेगी हिंदू राजशाही, क्योंकि राजशाही के साथ साथ वहां पर जो मांग हो रही है वो ये हो रही है कि हिंदू राष्ट्र एक बार फिर से डिक्लेयर किया जाए। मैं चाहूंगा संजय मैस्टन सर, आप मुझे ज्वाइन करें और टेबल की तरफ अब आए, क्योंकि कुछ जानकारी हम दर्शकों के साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपसे सवाल भी रखूंगा। लेकिन जानकारी क्या है, पहले ये दर्शकों को बता देते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या नेपाल में हिंदू राजशाही लौटेगी? क्यों कहा जा रहा है? प्रदर्शनकारियों की 2 प्रमुख मांगे हैं। राजशाही व्यवस्था की बहाली होनी चाहिए। बड़ी बात क्या? संजय मैस्टन सर, आप मेरी तरफ आ जाइए, इस तरफ आप आ जाइए, ठीक है। बड़ी बातें क्या है? 2008 में जो गणतंत्र है वो स्थापित हुआ था, यानी लोकतंत्र बहाल हुआ था 240 साल के बाद, जो वहां पर डायनेस्टी रूल था। 17 सालों में 14 बार सरकारें बनी और इसके बाद भारी असंतोष है। जो प्रॉमिस किया गया था लोगों की तरफ से, कहना है कि वो हुआ नहीं है। हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों हो रही है? बड़ी बात है क्या है? नेपाल की 81% जो आबादी है
वो हिंदू है। राजशाही के समय हिंदू राष्ट्र था, इकलौता आधिकारिक तौर पर हिंदू राष्ट्र था। 1768 से हिंदू को बतौर राज्य धर्म वहां पर बढ़ावा मिला है। इस बार की सिचुएशन कितनी अलग आपको नजर आ रही है, और इसको क्या वाकई में आपको लग रहा है कि केपी शर्मा ओली डील कर पाएंगे, जिस हिसाब से आक्रोश, जन आक्रोश सड़कों पर नजर आ रहा है? सर, और देखिए, मेरे को करुणा यह लगता है कि सिचुएशन इतनी गंभीर नहीं है। कारण देखिए, कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं। 240 साल तक मोनार्की रही, पर यही मोनार्की को 2008 में निकलना पड़ा था। कारण क्या था? वो जो 10 साल की 1996 से 2006 तक जो माओइस्ट ने लड़ाई की थी, बिल्कुल, और उसके बाद डील हुई थी कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी, और वो बनी है। और उसके बाद हकीकत ये भी है कि ये जो डेमोक्रेसी आई है, 14 सरकारें बदली हैं पिछले 17 साल में, तो अंतुष्टि, वो लोगों में असंतुष्टि है। तो कहने का मतलब है, ये जो सिचुएशन है, और मनीष ने बड़ा अच्छा वो वहां पर यूके का उदाहरण दिया। हमारे पड़ोसी देश में आप भूटान में देखिए, उधर भी एक सिस्टम चल रहा है। तो मेरे को लगता है अगर तो ये पुराने किंग को अरेस्ट करते हैं, ज्ञानेंद्र को अरेस्ट करते हैं, तो ये सिचुएशन और खराब हो जाएगी। अगर उसको प्रिवेंटिव कस्टडी में रहकर और बातचीत करें, क्योंकि देखिए आज लोगों को असंतुष्टि की है, वो चाहे वो मोनार्की आ जाए, चाहे मिक्स्ड आ जाए, चाहे ये डेमोक्रेसी रहे, लीडरशिप में कमी है। तो अगर अच्छी लीडरशिप आएगी तो लोगों की पीस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है। और भारत को क्या चाहिए? हमें वो नेपाल चाहिए जो चाइना के हित में ना हो, बिल्कुल, और वो इंडिया के फेवर में रहे। तो हमें चाहिए वहां पर पीस, स्टेबिलिटी, शांति, और लोगों को भी वही चाहिए। तो मेरे को लगता है शायद भारत का रोल हो सकता है, वहां जो हमारे एम्बेसडर हैं उनको बोलें कि आप बातचीत करिए ओली को, उनके साथ, और कोई एक समाधान निकल सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो एक टकराव की स्थिति बनी हुई है, और नेपाल के संचार और सूचना मंत्री की चेतावनी सामने आई है। मंत्री पृथ्वी सुब्बा ने कहा जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। मंत्री पृथ्वी सुब्बा ने कहा पूर्व नरेश के समर्थकों पर एक्शन होगा। हमारे साथ खुशबू ओली जुड़ी हुई है। खुशबू जी, एक सवाल यहां पर मेरा यह है कि अगर राजा के खिलाफ एक्शन होता है, गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई होती है, कुछ एक्शन तो हो ही गया है, मतलब कि पासपोर्ट को कैंसिल करना और फिर उनके ऊपर फाइन लगाना, अब बात हो रही है गिरफ्तारी की। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा नेपाल में, और खासकर आप जैसे लोग जो राजशाही और राजा के समर्थक हैं, उनका अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, ये जो बात आपके चैनल में भी बार बार आ रही है कि राजा ज्ञानेंद्र की गिरफ्तारी हो सकती है, ये मैं आपको बता दूं कि इस सरकार में तो क्या, किसी भी सरकार में, चाहे वो प्रचंड का आए, शेर बहादुर देउवा का आए, केपी शर्मा ओली का आए, किसी भी पार्टी का सरकार आए, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि राजा ज्ञानेंद्र को अरेस्ट कर सके। क्योंकि ये बात बिल्कुल गलत है जो न्यूज में आ रहा है। ये भ्रमित कर रहे हैं कि राजा ने इसकी उत्साहट की है और राजा इसके पीछे है, ये बिल्कुल सही नहीं है। स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई तो हो रही है खुशबू जी, एक तरीके से कार्रवाई पासपोर्ट रद्द कर देना, उनको नेपाल में ही रोक के रखना, दूसरी तरफ उनके समर्थक जो हैं उनको सीधे खुलेआम एक्शन की चेतावनी देना। तो ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये लोग खुद ही फेल्ड सरकार है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि ये कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो खुद ही भ्रष्टाचार और लूट तंत्र से जकड़े हुए हैं, उनमें कोई नैतिकता नहीं है कि राजा ज्ञानेंद्र को प्रश्न कर सके। देखिए, और ये जो पब्लिक आ रही है, ये कोई पार्टी के बुलाने से नहीं, ये हालांकि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी इसकी नेतृत्व कर रही है, पर आम लोग आ रहे हैं। इसकी समस्या कहाँ है कि ये जो राष्ट्रपति है और ये सरकार है, इसने जनता के पक्ष में अपने आप को परिष्कृत नहीं कर पाए, इसीलिए इनके खिलाफ इतनी ज्यादा आवाज उठ रही है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि राजा के विरुद्ध ये कोई एक्शन ले सकते हैं। वो निर्मल निवास जाके गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और सारे राष्ट्रवादी साथियां, सारे अभियान के लोग, सारे जनता राजा के पक्ष में है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि राजा को कार्रवाई हो सकती है। जी जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी आप बताइए क्या हो सकता है, क्योंकि लगातार यही सवाल उठ रहा है। नजरबंद तो कर दिया गया, पासपोर्ट रद्द कर दिया, क्या गिरफ्तारी होगी? सिचुएशन आप बताइए। ये अपना अपना दृष्टिकोण है। राजा का गिरफ्तार करने, पूर्व राजा का गिरफ्तार करने का कोई सोच भी आज तक नहीं बनाया है। उनका पासपोर्ट भी रद्द करने के लिए मांग उठ रहा है, तो फिर काम भी कुछ नहीं हुआ है। जिस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज में जिस लोग लगे हुए थे,
प्रदर्शन के नाम में जो लगे हुए थे उनके खिलाफ में लीगल एक्शन करने के लिए आज सरकार लगी है। इसीलिए ये इतना ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बात करने को कोई इसका कोई सार भी नहीं निकलती है। लेकिन जगन्नाथ जी, उनकी जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा, उसको तो घटा दिया गया। पूर्व राजा जो है, सुनिए, सुरक्षा कर्मियों को घटा दिया गया है ज्ञानेंद्र शाह की सुरक्षा से। पूर्व राजा जो है ये पूर्व राजा है, वर्तमान राजा तो नहीं है। उनका उत्साहट में ये सब काम किया है, ये बहुत सच्ची बात है। उन्हीं को इशारा में दुर्गा प्रसाद जी को मूवमेंट का कमांडर बनाया था। 2-4 हजार लोग उधर जमा हो गए, वो भीड़ना चाहते थे और संसद कब्जा करने के लिए कुछ बोल रहे थे, उकसाहट कर रहे थे, वो आ नहीं पाए। पुलिस ने बैरिकेड खड़ा कर दी, इसीलिए वो हिंसा में उतर गए। तो हिंसा में उतरना क्या, कोई उसके आग लगा दी, सुनियोजित ढंग से किसी ने आग लगा दी, तो इसको नेपाल में आग जल रहा है ये बता सकते हैं क्या? ठीक है, लेकिन उधर से दावा ये गलत बात है, ये गलत दावा ये किया जा रहा है कि लोग नाराज हैं सरकार से। रमा सिंह कुछ कह रही हैं। रमा सिंह आपके बयान पे कुछ रिएक्ट करना चाह रही है। रमा जी बताइए। नहीं, मेरा बात पहले सुनिए। देखिए हम हिंदू मूवमेंट के पक्ष में है। हिंदू, सनातनी हिंदू सौम्य होते हैं, सभ्य होते हैं, वो मार काट नहीं चाहते हैं ना। ये गवर्नमेंट वालों ने हमें प्रोवोक किया और प्रोवोक करने के बाद वहां पर मास भड़क गई, ये बात है। और ये लोग कहते हैं कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। इन्होंने क्या किया 17 साल में? 17 साल तो हो गया ना गणतंत्र आके हुए, तो 17 साल इन्होंने ज्ञानेंद्र जी किस तरह का राजा है? लेकिन रमा जी एक बात आप समझाइए। ये बोलते हैं राजा ने दुर्गा को भड़काया, दुर्गा को कमांडर बना दिया। नहीं, दुर्गा को कमांडर हम लोगों ने बनाया है, राजा को कुछ हाथ नहीं है इसमें। राजा पॉलिटिक्स नहीं करते। अगले दिन ज्ञानेंद्र जी से मीटिंग करके कमांडर बनाया था, ये तो हम जानते हैं ना। सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं तो राजनीतिक दल हम जैसे लोगों करते हैं पॉलिटिक्स। आप भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जनाब। वो भी नागरिक है, राजा नहीं है ज्ञानेंद्र जी राजा नहीं है। एक मेरा बड़ा छोटा सवाल है रमा जी मुझे सुनिए ना आप। एक बड़ा छोटा सवाल है। देखिए 2008 में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट किया, तब जो सिस्टम है वो आपने सेकुलर सिस्टम वहां पर अडॉप्ट किया। क्या दिक्कत है? आप एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, सेकुलर सिस्टम में क्या दिक्कत है? आप बार बार उसको बहुत पुरजोर तरीके से रख रही हैं। हाँ, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि विश्व में कितने राष्ट्र मुस्लिम है, कितने राष्ट्र क्रिश्चियन है? नेपाल एक हिंदू अधिराज्य था, तो लोगों को क्या दिक्कत थी इसमें? मुझे जवाब दीजिए ना फिर। लोगों को तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी। हम सनातनी थे, हमारे यहाँ मुस्लिम भी है, हमारे यहाँ क्रिश्चियन भी है, सब मिलकर बैठे हैं। आपको बता देती हूँ, आपको इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के संपूर्ण जनता को मैं बता देती हूँ कि हम दशहरा मानते हैं। दशहरा के दिन में हमारे नेपाली मुस्लिम लोग राजा के हाथ से टीका ग्रहण करते हैं माथे पर। ये सद्भाव दूसरे देश में है क्या? नहीं है ना। सो यही सद्भाव काम करने के लिए और देश को इकट्ठा रखने के लिए, देश को सार्वभौम रखने के लिए हमें राजा चाहिए। राजा विथ डेमोक्रेटिक सिस्टम, हम यही बोल रहे हैं। राजशाही तानाशाही नहीं बोल रहे हैं ना। हम भी कहते हैं राजा विथ डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसीलिए हम सब पार्टी को हम आह्वान भी कर रहे हैं कि आओ हम सब मिलके बैठे, राउंड टेबल में बात करें। राजा भी बैठे, प्रचंड भी बैठे, वली भी बैठे, शेरवाली देवा भी बैठे, सब बैठे, आए बैठे। तो आप कह रही हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका कैरेक्टर भी बदल दिया गया सिस्टम के साथ ही, और वापसी चाहते हैं। मनीष, एक चीज है, नेपाल की जो सोसाइटी है और नेपाल का जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है, उसका कैरेक्टर क्या प्रभावित हो रहा है? पहले राजशाही और हिंदू राजशाही की वजह से अलग था और सेक्युलर होने से अलग है, या फिर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पॉलिटिकली आप उसको कुछ भी नाम दे दें? देखिए, नेपाल के लोगों के साथ सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो देशभक्त लोग हैं और वो चाहते हैं कि नेपाल की तरक्की हो। उसका माध्यम जो भी हो सकता है, उसका माध्यम पुराना तरीका हो सकता है, जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो हो सकता है, या कोई नया सिस्टम डेवलप हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रिटेन की तरह आप राजा रखिए, साथ में डेमोक्रेसी रखिए। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही नई लीडरशिप को लाया जाए। ओली और प्रचंड बहुत सार्थक साबित नहीं हुए। वहीं दूसरी तरफ है कि देखिए, अगर राजा आए हैं, चाहे उसे आप पूर्व राजा ही कह दीजिए, लेकिन अगर कुछ लोगों का उनके प्रति सम्मान है, श्रद्धा है, तब अगर आप उनको गिरफ्तार करते हैं तो ये सबसे बड़ी भूल होगी। और अगर राजा से कुछ लोग मिलने जाते हैं, अगर दुर्गा
दुर्गा प्रसाद मिलते हैं और वो कमांडर बन जाते हैं, तो प्रचंड भी जाकर मिल सकते हैं, ओली भी मिल सकते हैं। सम्मान देने में क्या लगा है? सम्मान देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नेपाल के ही है, वो उनको उन पे भी बहुत लोगों की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर अगर सब कोई मिलकर बात कर ले तो शायद सॉल्यूशन होगा, बजाय इसके कि नेपाल को शांति समृद्धि की जगह आप आग में झोंक रहे हैं। बिल्कुल। खुशबू जी, एक छोटा सा सवाल है, मिलकर बातचीत हो सकती है क्या, या फिर ये फैसला सड़कों पे ही होगा? देखिए, हमारा पार्टी जो अभी गवर्नमेंट का